प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो अध्याय शुरू किया था कंपनी अंकेक्षक, कंपनी ऑडिट, अर्थात किस प्रकार से कंपनी का अंकेक्षण कार्य एक अंकेक्षक के द्वारा किया जाता है। इस अध्याय के संबंध में अधि लघुत्तरात्मक प्रश्नों के जानकारी मैं आपको दे चुका था विगत पीडीएफ में, और वर्तमान में एक अति महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न, संयुक्त स्कंद कंपनी का अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व आप कौन कौन से पत्र या पत्रों को देखना चाहेंगे और क्यों। अर्थात कहने का मतलब, जब एक संयुक्त स्कंद कंपनी अर्थात जॉइंट स्टॉक कंपनी का अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करता है कोई अंकेक्षक, तो ऐसी स्थिति में किन किन पत्रों को देखना चाहेगा और क्या क्या जानकारी वो एकत्रित करना चाहेगा, इसके संबंध में जानना हमें अति आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, एक संयुक्त स्कंद कंपनी का अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व निम्न पत्रकों को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। कौन कौन से पत्रक होते हैं, यह बात जानने के लिए अंकेक्षक निम्न कार्य करेगा। यदि अंकेक्षक संचालकों द्वारा वार्षिक साधारण सभा से पूर्व नियुक्त किया गया है, तो उसे अपनी नियुक्ति के बारे में संचालकों की सभा के प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके पश्चात यदि उसकी नियुक्ति सेवानिवृत्त अंकेक्षक के स्थान पर की गई है, तो यह ज्ञात करना चाहिए कि पहले वाले अंकेक्षक को विविध सूचना दे दी गई है तथा क्या उसकी नियुक्ति वार्षिक सभा में की गई है। अगला है, यदि अंशधारियों के द्वारा वार्षिक सभा में नियुक्ति की गई है, तो अंशधारियों के प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त करनी चाहिए तथा अपनी नियुक्ति स्वीकार करने या न करने की लिखित सूचना 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को भेज देनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है, यदि अंकेक्षक को यह पता लगता है कि साधारण सभा में अंशधारियों के द्वारा उसकी नियुक्ति की गई है, तो इस नियुक्ति को लिखित रूप में स्वीकार करना चाहिए और सूचना रजिस्ट्रार को भेज देनी चाहिए। उसके पश्चात यदि उसकी नियुक्ति आकस्मिक रिक्त स्थान पर की गई है, तो संचालकों के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसके सारांश की प्रति प्राप्त कर लेनी चाहिए कि संचालकों ने किस प्रकार से रिक्तता की पूर्ति के लिए उसकी नियुक्ति की है। यदि पहले वाले अंकेक्षक के त्यागपत्र देने के कारण स्थान रिक्त हुआ है, तो संचालकों को उस स्थान की पूर्ति करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अंशधारियों की असाधारण सभा सामान्य सभा की एक प्रति प्राप्त करनी चाहिए। अंकेक्षक को यह भी मालूम करना चाहिए कि पूर्व अंकेक्षक को किन परिस्थितियों में त्यागपत्र दिया है, अर्थात जिस अंकेक्षक की जगह नए अंकेक्षक की नियुक्ति की गई है, उस नए अंकेक्षक को यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि पूर्व अंकेक्षक को किस कारण से हटाया गया है। उसके पश्चात आता है प्रलेखों का निरीक्षण। एक कंपनी के निम्न प्रलेख होते हैं जिनका अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य आरंभ करने से पूर्व अच्छी तरह से निरीक्षण कर लेना चाहिए। पार्षद सीमा नियम। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में निम्न वाक्य होते हैं। नंबर 1, हमने पार्षद सीमा नियम के बारे में डिटेल में पढ़ा है, लेकिन यहाँ मैं फिर भी बतला रहा हूँ सारांश रूप में। नाम वाक्य। यदि कंपनी का नाम पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो अंत में लिमिटेड शब्द अवश्य आना चाहिए, और यदि प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड शब्द अवश्य होना चाहिए। स्थान वाक्य। उस राज्य का नाम जहाँ रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापित है। उसके पश्चात उद्देश्य वाक्य। एक कंपनी वैधानिक दृष्टि से उद्देश्य वाक्य में निर्धारित होता है कि कंपनी के कौन कौन से कार्य करने का अधिकार है, अर्थात उद्देश्य वाक्य में यह दे रखा होता है कि कंपनी किस प्रकार के कार्य करेगी। इसके आधार पर ही अंकेक्षक यह देखेगा कि जो व्यवहार कंपनी के द्वारा किए गए हैं, कंपनी को उन्हें करने का अधिकार था या नहीं। अंकेक्षक ऐसे लेखों को प्रमाणित नहीं कर सकता जो उद्देश्य वाक्य की सीमा के बाहर हों। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जिस उद्देश्य के लिए उस कंपनी की स्थापना की गई है, उन उद्देश्यों की पूर्ति के संबंधित कार्य ही उस कंपनी को करने का अधिकार है। यदि इसके बाहर यदि वह कंपनी कार्य करती है, तो उन कार्यों का अंकेक्षण
करने के लिए अंकेक्षक मना कर सकता है। उसके पश्चात देखें विद्यार्थियों पूंजी वाक्य। इस वाक्य के अंतर्गत कंपनी की अधिकृत पूंजी एवं इसकी अंशों में विभाजन दिया रहता है। अंकेक्षक के लिए यह वाक्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसे देखना होता है कि कंपनी का अंश निर्गमन इस वाक्य के अनुकूल है या नहीं। अर्थात पूंजी वाक्य में कंपनी की पूंजी के बारे में, ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में बतला रखा होता है, नंबर ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, इसके बारे में विभाजन दिया होता है और अंकेक्षक को यह देखने का अधिकार होता है कि इसके अनुसार ही अंश का निर्गमन किया गया है या नहीं किया गया। अगला है विद्यार्थियों दायित्व वाक्य। यह वाक्य प्रदर्शित करता है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित है या असीमित है। अर्थात कंपनी के जो सदस्य हैं उनके लिमिटेड लायबिलिटीज़ है या अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ है। अगला है संघ तथा हस्ताक्षर वाक्य। पार्षद सीमा नियम और अंकेक्षक के कर्तव्य। अंकेक्षक द्वारा निम्न जांच कार्य किए जाने चाहिए। कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए अंकेक्षक के द्वारा? नंबर 1, कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्य सीमा नियम द्वारा अधिकृत हैं या नहीं। अर्थात पार्षद सीमा नियम कंपनी को उन कार्यों को करने के अधिकार देती है या नहीं। अगला है पूंजी संबंधी नियमों का पालन किया गया है या नहीं। यदि पूंजी संबंधी नियमों का अनुपालना संस्था के संचालकों द्वारा नहीं की गई है तो ऐसी स्थिति में उसको अपना पैरा बनाना चाहिए, विरोध करना चाहिए। यदि नियमानुसार अधिकृत पूंजी में वृद्धि की गई है तो संबंधित प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्राप्त करनी चाहिए। यदि अधिकृत पूंजी में कोई परिवर्तन किया गया है तो अंकेक्षक का दायित्व है कि संबंधित प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्राप्त करे। अगला आता है विद्यार्थियों पार्षद अंतर नियम, जिसके बारे में भी हमने समय समय पर विभिन्न कक्षाओं में पढ़ा है। ये कंपनी के वे नियम हैं जो कंपनी के आंतरिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं। कंपनी के सीमा नियम कार्यक्षेत्र को निर्धारित करते हैं, जबकि अंतर नियम यह बताते हैं कि उस सीमा के भीतर कार्य किस प्रकार से किया जाए, आंतरिक प्रबंधन व्यवस्था किस प्रकार की रहेगी, ये पार्षद अंतर नियम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक निजी कंपनी, असीमित कंपनी तथा प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी के लिए अंतर नियमों का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी यदि चाहे तो अंतर नियमों का भी रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। यदि अंशों द्वारा सीमित कंपनी अपने अंतर नियमों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है तो उस पर टेबल ए, जो सारणी ए है, उसके नियम लागू होते हैं। सारणी ए के आदर्श नियम हैं। कौन कौन से नियम है सारणी ए के, टेबल ए के आदर्श नियम? पार्षद अंतर नियम और अंकेक्षक के कर्तव्य। अंतर नियमों का अध्ययन करना, विशेष नियमों का अध्ययन करना। अंकेक्षक को अंतर नियम बनाए गए निम्न नियमों का ध्यान में रखना चाहिए। अंकेक्षक को कौन कौन से नियम है जिनका ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, अंश पूंजी के संबंध में रिगार्डिंग शेयर कैपिटल की अधिकृत अंश पूंजी कितनी है, फेस वैल्यू कितनी है अंशों की, और कितने अंश कंपनी के द्वारा जारी किए जा रहे हैं निर्गमन अंश। द्वितीय है संचालकों की नियुक्ति के संबंध में कि संचालकों की नियुक्ति के नियम किस प्रकार के हैं और किस प्रकार से संचालकों की नियुक्ति की जाएगी। अगला है संचय एवं आयोजनों के संबंध में नियम, रिजर्व एंड प्रोविजंस एंड रिजर्व के संबंध में जो नियम है उसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। नेक्स्ट है लाभांश के संबंध में नियम कि लाभांश किस प्रकार से घोषित किए जाने हैं, इस संबंध में क्या नियम बनाए गए हैं संस्था के द्वारा और कंपनी अधिनियम क्या कहता है। लाभों के पूंजीकरण के संबंध में, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के संबंध में नियम। अगला विद्यार्थियों बिंदु आता है अंतर नियमों में परिवर्तन। कंपनी के अंतर नियमों में विशेष प्रस्ताव पास करके परिवर्तन किया जा सकता है। यदि ऐसा किया गया है तो अंकेक्षक को उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्राप्त करनी चाहिए। जो कहने का तात्पर्य है विशेष प्रस्ताव पास करके अंतर नियम में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि ऐसा किया गया है
तो अंकेक्षक को उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्राप्त करनी चाहिए। अगला विद्यार्थियों आता है बिंदु प्रविवरण, प्रॉस्पेक्टस। प्रविवरण एक ऐसी सूचना, विज्ञापन, परिपत्र, विज्ञापन या प्रलेख जिसके द्वारा जनता को कंपनी के अंश एवं ऋणपत्रों को क्रय करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रविवरण की प्रतिलिपि अंकेक्षक के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें निम्न बातें अंकेक्षक के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अगला है कि निम्न बातें महत्वपूर्ण होती हैं। आगे हम देखते हैं कि यदि शोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन किया जा रहा है तो उसकी संख्या, शोधन की तिथि एवं विधि। दूसरा है कंपनी की न्यूनतम प्रार्थित पूंजी, सब्सक्राइब कैपिटल, मिनिमम सब्सक्राइब कैपिटल कितनी रखी गई है और वह प्रार्थित हो चुकी है अथवा नहीं। नेक्स्ट है अंशों के आवेदन एवं बंटन पर देय राशि। उसके पश्चात उन व्यक्तियों के नाम, पते जिनसे कंपनी की कोई संपत्ति खरीदी है तथा उन्हें भुगतान किस प्रकार से किया गया है। अन्य प्रतिफल के बदले निर्गमित अंश व ऋणपत्रों की संख्या। यदि कंपनी ने कोई व्यापार खरीदा है तो पिछले 3 वर्षों के लाभ, अभिज्ञों को दिए जाने वाला कमीशन एवं दलाली, प्रारंभिक व्ययों की रकम। यदि बट्टे पर अंशों को निर्गमन किया गया है तो बट्टे की दर इत्यादि। अगला बिंदु आता है विद्यार्थियों लेखा पुस्तकें एवं रजिस्टर। एक कंपनी की पुस्तकों को निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, लेखा पुस्तकें। कंपनी अधिनियम के अनुसार एक कंपनी निम्न विषयों का लेखा करने के लिए उचित पुस्तकें रखती है। कंपनी के द्वारा किए गए माल का क्रय विक्रय, कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्व, लागत लेखा पुस्तकें। कंपनी अपने द्वारा लेखा प्रणाली के अंतर्गत रखती है। अंकेक्षक उपयुक्त कार्यों के लिए कंपनी द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों की सूची प्राप्त करनी चाहिए जिसे वह सभी पुस्तकों की जांच कर सके। अगला बिंदु है वैधानिक पुस्तकें। कौन कौन सी वैधानिक पुस्तकें कंपनी के द्वारा रखी जानी चाहिए। कंपनी विभाग के अंतर्गत जिन लेखा पुस्तकों एवं रजिस्टरों को रखना अनिवार्य है उन्हें वैधानिक पुस्तकें कहते हैं। इनमें से प्रमुख निम्न प्रकार है। नंबर 1, सदस्यों का रजिस्टर। दूसरी, सभा की कार्यवाही की पुस्तकें। इस पुस्तक में साधारण सभा एवं संचालन की सभा का विवरण होता है। इस पुस्तक के द्वारा अंकेक्षक को सभा में लिए जाने वाले निर्णयों की जानकारी मिलती है। अगला है ऐसे प्रसंविदे कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर जिसमें संचालकों का हित हो। अगला बिंदु है संचालकों, प्रबंधकों आदि के द्वारा ग्रहण किए गए अंशों का रजिस्टर। स्मरणार्थ पुस्तकें। ये पुस्तकें कंपनी का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हैं। गत वर्ष का चिट्ठा एवं अंकेक्षण रिपोर्ट। यदि कंपनी पुरानी है तो ऐसी स्थिति में तो पिछले वर्ष के हिसाब किताब का अंकेक्षण और अन्य व्यक्ति ने किया है तो अंकेक्षक को कंपनी के पिछले वर्ष का अंकेक्षित लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा प्राप्त करना चाहिए। आंतरिक नियंत्रण के विषय की जानकारी प्राप्त करना। अंकेक्षक को कंपनी के आंतरिक अंकेक्षण एवं आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था के संबंध में संपूर्ण लिखित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जिससे कि अंकेक्षक यह पता लगा सके कि किस सीमा तक उन पर निर्भर रहा जा सकता है। इसके साथ साथ विद्यार्थियों अंतिम रूप से हम देखते हैं व्यापार प्रारंभ करने एवं समामेलन के प्रमाण पत्र का निरीक्षण करना। कोई भी कंपनी का समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती है और ऋण लेने का अधिकार भी तभी उपयोग लिया जा सकता है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर अंकेक्षक द्वारा समामेलन के प्रमाण पत्र का निरीक्षण किया जाना चाहिए। इन सब के अतिरिक्त अंकेक्षक को कर्मचारियों की सूची एवं उनके कर्तव्य निर्धारण का विवरण का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे कि वे उस कंपनी का अंकेक्षण कार्य सुगमता एवं सरलता पूर्वक
संपादित कर सके। तो ये कुछ बातें विशेष रूप से विद्यार्थियों जो एक सामान्य जानकारी के रूप में एक अंकेक्षक को किसी कंपनी का अंकेक्षण करने से पूर्व प्राप्त करनी चाहिए। तत्पश्चात ही वह उस कंपनी का अंकेक्षण कार्य करने में सक्षम होता है, सामर्थ्य होता है और ठीक प्रकार से कार्य को संपादित करता है और अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखें इस प्रश्न को, उत्तर को, और कोई समस्या हो तो मेरे से बात करें व्हाट्सएप के माध्यम से और अन्य माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।